हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि मोहन रावत आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर, जो कि टेंस के बारे में है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं इस बारे में, टेंसेस के बारे में, जिसमें हमने टेंस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना। और उसमें हमने ये जाना कि जो टेंस होता है वो बेसिकली तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है। एक डिपेंड होता है आपके टाइम पे, एक डिपेंड होता है वर्क पे, और एक डिपेंड होता है सेंटेंस पे। तो जब भी हम किसी भी टेंस को स्टडी करते हैं उसमें निश्चित तौर पर आप केवल इन तीन बातों को ही स्टडी कर रहे होते हैं। एक स्टडी कर रहे होते हैं आप समय की स्थिति को, एक स्टडी कर रहे होते हैं आप कार्य की स्थिति को, और एक स्टडी कर रहे होते हैं वाक्य की स्थिति को। और जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो हम इन तीन चीजों के बारे में ही पता करते हैं। इसी पे हमारा जो ट्रांसलेशन होता है उस बेस्ड होता है, और इसी आधार पर हम चीजों को समझते हैं। जैसे आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चले, पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद हम एग्जाम्पल को लेंगे। जैसे हमने कहा था टाइम, टाइम का मतलब समय। समय हमारे पास थे तीन, एक था प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत, और फ्यूचर भविष्य। वर्ग की स्थिति हमारे पास चार थी। पहला था, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक था इंडेफिनिट, दूसरा था आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट, और चौथा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार स्थितियां पढ़ी थी हमने कार्य की, कार्य की। जो वर्क है ये है कार्य। तो समय तीन, कार्य की स्थितियां चार, एक इंडेफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको हम स्टडी कर चुके हैं कि इंडेफिनिट का जो सेंस, जो अर्थ होता है, वो इसका भाव होता है, वो इसकी पहचान होती है। सबसे आसान तरीका है, आप निश्चित तौर पे जो और भी वीडियोस होते हैं, आप YouTube पे आप बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं आजकल, तो आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि ज्यादा आसान तरीका कौन सा टेंस को समझने का। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप निश्चित तौर पर मैं अपेक्षा करूंगा आपसे कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें औरों के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वो लोग जो इस टेंस को खासतौर से आज लॉकडाउन के दौर में जो बच्चे नीडी हैं उनको हेल्प हो सके। तो देखिए प्रेजेंट तीन, समय, कार्य की स्थितियां चार। जो इसकी हिंदी में क्या अर्थ है, क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है, टेंस के बेस्ड होता है। तो जो इसका हिंदी में अर्थ है वो इसकी पहचान भी है। इंडेफिनिट का जो हिंदी में अर्थ होता है ये होता है अनिश्चित, और ये इसकी पहचान है कि क्योंकि जो अनिश्चित है वो क्या है, इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट क्या है, वर्क। तो अनिश्चित क्या है, कार्य। तो जब अनिश्चित कार्य होता है तो उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। किसी भी भाषा और बोली में जब भी आपको लगे कि कार्य अनिश्चित लग रहा है सेंटेंस से, तो निश्चित तौर पर इंडेफिनिट होगा। अगर आपको लग रहा है कि जारी है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यू, जारी रहना। जब आपको लगे कार्य जारी है, कार्य का अगर आपको जारी रहना मिलेगे और मिले तो निश्चित तौर पर वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर आपको कार्य के पूर्ण होने का एहसास हो रहा है, आपको लग रहा है कि कार्य पूर्ण हो गया, तो वो परफेक्ट है। और अगर आपको लगे कि कार्य जारी है और कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया गया है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये मैं स्टडी कर चुका, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं आपको कि अगर आपको लग रहा है कि अनिश्चित कार्य है तो निश्चित तौर पर इंडेफिनिट होगा। अगर कार्य चल रहा है तो निश्चित तौर पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कार्य पूरा हो गया तो निश्चित तौर पर परफेक्ट होगा। और अगर कार्य चल रहा है और उसके शुरू होने का समय दिया गया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और बेसिक डिफरेंस यही होता है कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो मूल अंतर है वो ये है कि कॉन्टिन्यूअस में कार्य जारी रहता है, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कार्य जारी तो रहता है लेकिन उसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया गया होता है। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम के शुरू होने का समय दिया गया होता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है। परफेक्ट से क्या फर्क पड़ेगा, परफेक्ट से फर्क पड़ेगा कि परफेक्ट हमेशा कार्य के पूरे होने का एहसास कराता है, कॉन्टिन्यूअस कार्य के जारी रहने का एहसास कराता है। दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं। जब दोनों बातें विरोधाभासी हैं तो दोनों साथ में नहीं रह सकती, लेकिन हमको दोनों में इसको साथ में रखना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसी जो इनके दोनों के बीच में क्या है, जो मतभेद है, उस मतभेद को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, काम के शुरू होने का समय दे देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जब हम काम के शुरू होने का समय देते हैं तो उससे हमें परफेक्ट का एहसास होता है, और जो कार्य बचा होता है वो कॉन्टिन्यूअस से हमें पता चलता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, कई बार लोग हिंदी में जब इसको पहचानते हैं तो ऐसे भी पढ़ाते हैं कि इसमें से आता है, से आएगा 2 बजे से, 2 घंटे से, सोमवार से, मंगलवार से, 2016 से, कल से, सुबह से, शाम से। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये हिंदी में आएगा और भाषाओं और बोलियों में नहीं आएगा, इसलिए हम इससे से रटेंगे।
लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं। इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया गया होता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, देखिए तो 2 घंटे से किसका एहसास हुआ, 2 घंटे से एहसास हुआ कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब 2 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली है, मतलब 2 घंटे में मैंने बहुत सारा कार्य पढ़ाई का पूरा कर लिया है और जो बचा हुआ पढ़ाई है वो मेरी अभी चल रही है। तो 2 घंटे से क्या पता चला, कितना कार्य पूरा हो गया। जैसे हमारा मकान 2 साल से बन रहा है, तो 2 साल से क्या पता चला कि हमारा काफी कुछ मकान बन चुका है और जो बचा वो बन रहा है। तो जब भी हम काम के शुरू होने का समय दे रहे हैं तो वो समय हमें यह बताता है कि कितना कार्य पूरा हो गया। एक आपके दिमाग में प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी और एक आइडिया डाल देता है और उसके बाद जो बचा हुआ कार्य वो चल रहा है। इसलिए इसमें काम के शुरू होने का समय दिया गया होता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस में काम के शुरू होने का समय नहीं दिया गया होता है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। यहाँ क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस को हमने 6 तरीके से पढ़ा था कि सेंटेंस के 6 प्रकार होते हैं हमारे पास। फिर देख लीजिए आप, एक पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट, इसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इंटरोगेटिव हमने 2 रूप बताए थे। इंटरोगेटिव कितने रूप बताए थे, 2। पहला, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, पहला टाइप। और दूसरा बताया था वाक्य के बीच में क्यों कब, वाक्य के बीच में क्यों कब कैसे कहां आदि। हो गया। तो आपका एक प्रकार का वाक्य, दूसरे प्रकार का वाक्य, ये आपका तीसरा प्रकार, इसके 2 हिस्से तो इसलिए तीसरा प्रकार का वाक्य, ये चौथा प्रकार का वाक्य। 5वां फिर आपका इंटरोगेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव। फिर वही इंटरोगेटिव निगेटिव किसका, इसी का, क्या वाले का, क्या से शुरू होने वाले वाक्य और वाक्य के बीच में क्यों कब कैसे कहां आदि। लेकिन इनमें कॉमन क्या होगा, नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव क्या है, निगेटिव है, तो क्या किससे शुरू होने वाले वाक्य होंगे, लेकिन साथ में प्लस क्या होगा इसमें, इन दोनों में, दोनों में ये जो दोनों वाक्य हैं इन दोनों में प्लस क्या होगा, नहीं भी होगा। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में भी नहीं होगा और वाक्य के बीच में जब क्यों कब तब भी क्या होगा, साथ में प्लस नहीं होगा, क्योंकि इस साथ में क्या लगा हुआ है, निगेटिव। तो ये आपका 5वां प्रकार का वाक्य होगा और ये 6वां प्रकार का वाक्य होगा। तो बेसिकली सेंटेंस आपके पास 4 प्रकार के, वैसे बेसिकली कितने हुए, 3, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। लेकिन फिर क्या हुआ, इंटरोगेटिव के भी 2 हिस्से हुए, एक क्या से शुरू होने वाला वाक्य, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, और एक फिर इसी का हम क्यों कब से, राम स्कूल क्यों जाता है, क्या बीच में क्यों, राम स्कूल कब जाता है, कब बीच में आ गया, एक ये हो गया। फिर उसी इंटरोगेटिव का फिर निगेटिव बन जाएगा, तो इंटरोगेटिव निगेटिव। इसका मतलब जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हर, जैसे सिक्के के 2 पहलू तो हेड एंड टेल, वैसे हर चीज का क्या होता है, 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो वो 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। वैसे वाक्य के भी 2 पहलू हो गए। हर वाक्य का अगर सकारात्मक पक्ष होगा तो उस वाक्य का नकारात्मक पक्ष भी होगा ही होगा। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका निगेटिव बनेगा ही बनेगा, और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसका भी निगेटिव बनेगा ही बनेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो बेसिकली जो सामान्य तौर पर हमारे पास 6 प्रकार के वाक्य निकल के आते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, क्या से शुरू होने वाले, इंटरोगेटिव, क्या वाक्य के बीच में जब क्यों कब आता है, फिर इंटरोगेटिव निगेटिव, क्या से शुरू होने वाला, इंटरोगेटिव निगेटिव, जब बीच में क्यों कब आएगा। तो देखिए, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे हमने कहा राम स्कूल जाता है, तो हम इनमें क्या करते हैं, इन्हीं 3 चीजों को स्टडी कर रहे थे। देखिए वाक्य से, देखिए मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बात की थी, राम स्कूल जाता है। अब देखिए, जो मैंने कहा था कि जब भी हम किसी टेंस को स्टडी करेंगे तो केवल हम इन 3 चीजों को ही पढ़ रहे होंगे बस। पहला वाक्य देखिए, वाक्य है इसमें राम स्कूल जाता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इंटरोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और साथ में नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, जो राम स्कूल जाता है ये अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इसमें मतलब सकारात्मक बात हो रही है, नकारात्मक हो रही है, प्रश्नवाचक हो रही है, प्रश्नवाचक नकारात्मक बात हो रही है। तो निश्चय इसमें कैसी बात हो रही है, सकारात्मक, इसलिए मतलब सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, ठीक है। तो सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। अब देखते हैं इसमें कार्य की स्थिति क्या है, कार्य क्या है, चल रहा है, पूरा हो गया, कार्य का शुरू होने का समय देखिए, कार्य क्या निश्चित है, राम स्कूल जाता है,
इसमें काम, राम स्कूल जा रहा है, काम चल रहा है स्कूल जाने का? नहीं, राम स्कूल जा चुका भी नहीं है, काम पूरा भी नहीं हुआ और काम के शुरू होने का समय भी नहीं दिया गया। इसमें क्या बनी हुई है? अनिश्चितता। इसका मतलब ये क्या है? इनडेफिनिट है, इसमें अनिश्चितता बनी हुई है। इसका मतलब वाक्य की जो कार्य की स्थिति है वो क्या है? अनिश्चित है। और समय कौन सा? राम स्कूल जाता है, समय की स्थिति क्या है? प्रेजेंट। तो देखिए मिल गया आपको टेंस, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, अफर्मेटिव। प्रेजेंट से पता चला टाइम का, इंडेफिनिट से पता चला कार्य का, अफर्मेटिव से पता चला सेंटेंस की स्थिति। तो बहुत इजी होता है, अगर आप सिस्टमेटिक चीजों को पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि टेंस को कैसे हमें स्टडी करना है। अब देखिए, क्योंकि हम यहां पर ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन में दो भाषाओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज ये कि हम किस भाषा को पढ़ रहे हैं और उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप टेंस को नहीं समझ सकते। अब देखिए, हिंदी में जो सेंटेंस क्रिएशन होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, राम स्कूल जाता है, हमको माना नहीं आता है, ठीक है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। देखो राम इसमें क्या है? कर्ता। कर्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद कार्य कौन सा हो रहा है? जाने का। जाना क्या है? कार्य, इसलिए क्या है? वो, ठीक है। और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। जब हमने हिंदी का वाक्य बनाया तो हिंदी के वाक्य में ये नियम बना कि जब भी कोई हिंदी का वाक्य होता है तो हिंदी के वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? कर्म, और अंत में क्या लिखा जाता है? क्रिया। मतलब हिंदी के वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, अंत में वर्ब आता है। इसलिए मैंने शायद डिस्कस भी किया था आपको कि हिंदी के वाक्य में जो अंत में आएगा वो हमेशा वर्ब होती है, चाहे वहां कितनी वर्ब आ रही है। जैसे हमने कहा था कि मैं, ठीक है, नदी में तैरने सीखने जाता हूं, तो इसमें तैरना भी कार्य है, सीखना भी कार्य और जाना भी कार्य है। तो वर्ब किसको कहेंगे? जो अंत में आएगा। अंत में क्या आ रहा है? मैं नदी में तैरने सीखने जाता हूं, लास्ट में क्या आ रहा है? जाना। इसलिए जाना वर्ब होगा, तैरना और सीखना दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो वैसे यहां पे तो हिंदी के वाक्य में क्या आता है? वर्ब लास्ट में आती है। जबकि अगर हम इसी की इंग्लिश बनाए तो थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। देखिए, हम कहेंगे राम गोज टू स्कूल। यही होता है, बेसिक नॉलेज है, आपको सभी को आता होगा। अभी बताऊंगा कैसे, जब हम टेंस पढ़ेंगे पहला वाला तो वहां पे पता चल जाएगा कि गोज क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। तो देखिए इसको, देखिए यहां पे राम क्या है? सब्जेक्ट। गोज किससे अंग्रेजी है? जाना की। जाना क्या थी? वर्ब। तो इसका मतलब क्या होगा? गो मैंने जाना। जाना क्या हिंदी में? वर्ब है, तो यहां भी अंग्रेजी में भी क्या होगी? वर्ब भी होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि लैंग्वेज बदली है ना, उसका जो अस्तित्व वो तो बदला नहीं। तो जो अस्तित्व उसका क्या? जाना क्या है? कार्य है, तो अंग्रेजी में वो क्या होगा? कार्य ही होगा। तो यहां पर कार्य कहां आया था? अंत में, लेकिन अंग्रेजी में कहां आ गया? बीच में। अब देखिए यहां पर स्कूल क्या था? कर्म था, तो यहां पे भी स्कूल क्या होगा? कर्म होगा, ऑब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट था, यहां पे भी राम सब्जेक्ट ही है। स्कूल यहां पे क्या था? ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा? स्कूल ऑब्जेक्ट ही होगा। यहां पे जाना क्या है? वर्ब है, तो यहां पे भी जाना क्या होगा? वर्ब होगा। अब शायद दिख रहा होगा आपको कि जब हमने ये इंग्लिश के लिए हो गया, इंग्लिश में क्या निकला? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या निकला? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो जब हम किसी हिंदी वाक्य को पढ़ते हैं और उसी वाक्य के अंग्रेजी बना रहे होते हैं तो अंतर आएगा। और यही समझने में बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो हिंदी में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, वो अंग्रेजी में पीछे चला जाता है, जबकि जो हिंदी में सब्जेक्ट वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट से पहले आ जाता है। देखिए आ रहा है, देखिए स्कूल पीछे चला गया और जाना आगे आ गया। ये तो ये फॉर्मेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। इसका मतलब कि जब हम हिंदी में सेंटेंस को लिखते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके अंत में वर्ब लिखते हैं, जबकि उसी का जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो क्या आ गया? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं लिखेंगे हम हिंदी में, क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। अगर हम इसको देखो उस तरीके से कर दे जैसे ऊपर है तो क्या बनता? राम के नीचे राम आ गया, राम। स्कूल के नीचे स्कूल आ गया, स्कूल। और जाने के नीचे क्या आ गया? गो, गोज माना, तो राम स्कूल गोज हो जाता। अगर हम इस तरीके से करते हैं, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट राम, स्कूल के नीचे स्कूल और जाने के नीचे जाना, राम स्कूल गोज। तो अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो क्या है? ट्रांसलेशन तो सही लग रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ग्रामर के और टेंस के नियमों के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्रिएशन गलत है। तो ये थोड़ा आपको समझना है, और ये इसीलिए समझाना क्योंकि इसमें आप देखो 3 चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे हमें फोकस करना है। एक है सब्जेक्ट की स्थिति, वर्ब की स्थिति और ऑब्जेक्ट की स्थिति, ठीक है। और सेंटेंस क्रिएशन कि जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमें किस क्रम में लिखना है,
जब हम हिंदी का वाक्य लिखते हैं तो हिंदी के वाक्य में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जिसका क्रम आएगा उसका नंबर वो होगा आपका ऑब्जेक्ट, और जो अंत में आएगा जिसका क्रम आएगा वो होगा वो। क्योंकि जब तक आप चीजों को सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे, जैसे आप खाना बना रहे हैं सपोज, ठीक है, और अगर आप दाल बना रहे हैं और दाल में आप क्या कर देंगे, पहले दाल डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको नमक मिर्ची मसाला डाल देंगे और पानी डालेंगे ही नहीं, तो क्या वो दाल बनेगी? नहीं बनेगी ना, क्योंकि आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया। तो हर चीज का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। अगर उसको सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे जिस चीज की आप अपेक्षा कर रहे हैं, जिस प्रोडक्शन की आप क्रिएटिविटी की आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो आपके सामने निकल के नहीं आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज आपको चाहिए आपको उसी से, जो उसका सीक्वेंस है, जो उसका सिस्टम है, जो उसका तरीका है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा दाल बना रहे हैं और अगर आपने दाल डाल दी, मसाला सब डाल दिया उसमें, ठीक है, और पानी नहीं डाला, पानी को लास्ट में डाला, पहले आपने पूरा करते हैं पानी डाला उसके बाद, ठीक है, और उसको 5 मिनट या 10 मिनट बाद निकालते हो, शायद टेस्ट नहीं आएगा, ये सही नहीं बनेगी दाल, चाहे आप उसको 1 घंटा भी रख लें। फिर तो शायद कंसेप्ट को समझ रहे हो। तो वैसे ही हर चीज का एक तरीका होता है, उस तरीके को समझना जरूरी है। वैसे ही सेंटेंस में क्या आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या है, अब हम फॉर्मूला निकालेंगे। ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, और ट्रांसलेशन बेसिकली हम हिंदी से अंग्रेजी की तरफ के लिए पढ़ते हैं या अंग्रेजी से हिंदी के लिए पढ़ते हैं। तो अगर हम हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं तो अंग्रेजी से हिंदी भी बना सकते हैं। तो क्योंकि हम हिंदी हमारी क्योंकि मदर टंग है तो हमें आसानी से सबको समझ में आती है और हम समझ भी जाते हैं। इंग्लिश को हम समझ रहे हैं, इसलिए हम जो फॉर्मूले यहाँ पे निकालेंगे वो इंग्लिश के लिए निकालेंगे, और उस आधार पर हम सेंटेंस को बनाएंगे कि हमें अगर हिंदी में कोई वाक्य मिला तो मुझे उस हिंदी वाक्य का सबसे पहले क्या बोलना है अंग्रेजी में, फिर किसको बोलना, फिर किसको बोलना है, ठीक है, ताकि हम उस सेंटेंस को सही तरीके से बोल पाए और जो मुझे सुन रहा है, जो अंग्रेजी को ही समझता है, वो उसको सही समझ भी जाए। अब देखिए बहुत इजी तरीका बताऊंगा आपको। ये 3 चीजें तो सिंपल है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा पेच नहीं है। अब जो चीजें आपको समझनी है वो समझनी है क्या कि कितने वाक्य बनेंगे और किस तरह से बनेंगे। देखिए अब देखिए ये जो प्रेजेंट है, पहला माना हमने प्रेजेंट टेंस लिया, तो प्रेजेंट का पहला जो कार्य स्थिति क्या होगा, इंडेफिनिट। तो इस इंडेफिनिट में हमें कितने प्रकार के वाक्य मिलेंगे, 6। कितने प्रकार के वाक्य बना सकते हैं इसमें, 6। प्रेजेंट इंडेफिनिट के मतलब अगर कोई कार्य वर्तमान काल में अनिश्चित है तो उस अनिश्चित कार्य को हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं, 6 प्रकार से। जैसे हमने कहा राम स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये कैसा वाक्य होगा, सकारात्मक। इसको हम क्या बोल सकते हैं, राम स्कूल नहीं जाता है। क्या राम स्कूल जाता है, 3। राम स्कूल क्यों जाता है, 4। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, 5। और राम स्कूल क्यों नहीं जाता, 6। इसका मतलब हम एक ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को 6 तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे हम पास्ट इंडेफिनिट के एक वाक्य को 6 तरीके से बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक वाक्य को 6 तरीके से बोल सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास हर सेंटेंस में, हर समय में स्थितियां कितनी आएंगी, सब देखो, प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट आएगा, पास्ट में भी इंडेफिनिट आएगा, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने वाक्य बनेंगे, 6। पास्ट इंडेफिनिट के कितने वाक्य बनेंगे, 6। और फ्यूचर इंडेफिनिट के कितने वाक्य बनेंगे, 6। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, टोटल इंडेफिनिट कितने वाक्य बन रहे हैं। जब कार्य अनिश्चित होता है तो उसमें कितने प्रकार के वाक्य बना सकते हैं हम, 18 प्रकार के कम से कम, जो मतलब टेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने बनेंगे, 6। फिर हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, वहां भी 6 बनेंगे, ठीक है। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट वहां भी कितने बनेंगे, 6, ठीक है। तो इस पेज में अगर आप नहीं फंसना चाह रहे हैं और थोड़ा और इजी तरीके से समझना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए। देखिए इसको मिटा रहे हैं तो फिर देख लेंगे इसको, कि जब कभी भी कार्य अनिश्चित होता है, यार अभी बहुत उसमें आ रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इजी तरीका है, आपको कोई रट्टा नहीं मारना, केवल दिमाग में रखना है कि जब भी कार्य अनिश्चित होता है तो हमारे पास अंग्रेजी में बेसिकली 3 चीजें आएंगी, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएंगी, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ये बेसिक फॉर्मूला होता है अंग्रेजी के। जब भी हम किसी वाक्य को लिखेंगे हिंदी से अंग्रेजी में, तो जो हिंदी का वाक्य होगा उसका सबसे पहले हम क्या उतारेंगे, सब्जेक्ट। फिर हिंदी का जो वाक्य होगा, ठीक है, उसके आधार पर हम जो उसका समय होगा और कार्य उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। उसके बाद हम हिंदी के वाक्य की क्या लिखेंगे, क्रिया, और उसके बाद अंत में अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ये क्रम होगा। अब यहाँ पे क्या है, कार्य। कार्य का मतलब वर्क, वर्क का मतलब अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, ग्रामर के हिसाब से वर्ब। तो जब भी कार्य अनिश्चित होता है तो इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इंडेफिनिट में, हमेशा। 2 जगह को छोड़ के, एक्सेप्शन बता रहा हूं, 2 जगह को छोड़ के। 2 जगह कौन सी होंगी, एक होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, यहां पे नहीं आएगी, और एक होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले अभी थोड़ा समझ लीजिए।
मतलब आपने दो जगह को छोड़ करके इंडेफिनिट के जितने भी अनिश्चित कार्य होंगे, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, किसी भी प्रकार का वाक्य हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, किसी भी प्रकार का वाक्य है, अगर आपको लग रहा है कि कार्य अनिश्चित है, किसी भी टेंस में है और किसी भी प्रकार का वाक्य है, तो आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, दो जगह को छोड़ के। वो दो जगह हम जब पढ़ेंगे इसको तो डिस्कस कर लेंगे। मतलब 18 सेंटेंस बने तो 18 में से 16 बार आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको पता है वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, वी, वर्ब पे आईएनजी या और वर्ब पे एस या ईएस, यही होती है। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम बोलते हैं, लेकिन क्या होता है आईएनजी फॉर्म भी होती है और एस और एस भी लगता है वर्ब पे। तो यहां पर क्या लगेगा, अगर देखना चाहिए तो ये देखिए, यहां पर वर्ब में एस और एस लगता है एक जगह पे, और यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड। बाकी जितने भी क्या वाक्य होंगे इंडेफिनिट के, सब में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो क्या, कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, जहां भी कार्य क्या होगा, जारी रहेगा, सब में ही वर्ब में आईएनजी लगेगा। अब देखो कितना इजी है, आप थोड़ा इसको मुश्किल बना देते हैं। ऑल, सब में, जहां पर भी लगे आपको कार्य चल रहा है, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का समय है, कुछ भी है, वाक्य की स्थिति कोई भी है। 3 स्थिति है ना आपके पास, समय की स्थिति, कार्य की स्थिति और वाक्य की स्थिति, जो हमने अभी पढ़ा था। वाक्य की स्थिति 3 स्थिति है। तो अगर आपके पास कार्य की स्थिति कॉन्टिन्यूअस है, मेन वो है, अगर आपके पास कार्य की स्थिति क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, काम चल रहा है, तो वाक्य की स्थिति कोई भी हो और समय की स्थिति कोई भी हो, सब में वर्ब में आईएनजी लगेगा, सभी वर्ब में। शायद कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। अगर कार्य, समय की स्थिति प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कोई भी है, वाक्य की स्थिति अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी है, लेकिन अगर कार्य क्या है, चल रहा है, तो सभी स्थितियों में कार्य के चलने पर वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी। देखो है ना सरल, कुछ भी नहीं करना आपको। समय की स्थिति कोई भी है और वाक्य की स्थिति कोई भी है, लेकिन कार्य की स्थिति क्या है कि कार्य पूरा हो गया, कार्य की पूर्णता अगर आपको दिख रही है, तो सभी वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। सारे टेंसेस में, सारे टेंस का मतलब परफेक्ट के। कार्य की स्थिति अगर कार्य के पूर्ण होने का आपको फील आ रहा है सेंटेंस से, तो सब में क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। मतलब अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तब भी थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है तब भी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट है तब भी थर्ड फॉर्म, अफर्मेटिव है तब भी थर्ड फॉर्म, निगेटिव है तब भी थर्ड फॉर्म, इंट्रोगेटिव है तब भी थर्ड फॉर्म, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तब भी थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तब भी आईएनजी लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तब भी आईएनजी लगेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तब भी आईएनजी लगेगा। ठीक है, अफर्मेटिव है तब भी आईएनजी लगेगा, निगेटिव है तब भी आईएनजी लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है तब भी आईएनजी लगेगा, सॉरी आपका इंट्रोगेटिव है तब भी आईएनजी लगेगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तब भी आईएनजी लगेगा। तो मैंने क्या कहा, आपको केवल किस पे फोकस करना है? इस पे, कार्य की स्थिति पे। अगर कार्य की स्थिति आपको क्लियर हो रही है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सब में लगभग एक ही रूल लग रहा है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी वर्ब, सभी वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। कहीं कहीं थर्ड फॉर्म यूज होती है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। लेकिन यहां देखिए, यहां भी ऑल और यहां भी ऑल। तो अगर आपको कार्य की स्थिति अनिश्चित लग रही है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाइए। दो को दिमाग में रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। मतलब प्रेजेंट का सकारात्मक वाक्य इंडेफिनिट का, ठीक है, और पास्ट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य, इन दो में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जितने भी आपको अनिश्चित कार्य लगेंगे, किसी भी स्थिति के हो, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, या किसी भी कार्य की स्थिति कोई भी हो, सॉरी कार्य की स्थिति इंडेफिनिट हो और सेंटेंस की स्थिति कोई भी हो, सब है फर्स्ट फॉर्म। समय की स्थिति कोई भी हो, ठीक है, और सेंटेंस की स्थिति भी कोई भी हो, लेकिन कार्य क्या हो, अगर जारी हो तो सब में आईएनजी लगेगा। कार्य अगर पूर्ण हो गया तो सब में थर्ड फॉर्म लगेगी, और कार्य जारी, उसका शुरू होने का समय दिया गया तो सब में आईएनजी लगेगा। अब देखो केवल क्या याद रखना आपको, कॉन्टिन्यूअस मींस, अब यहां तो कुछ है भी नहीं ना करने के लिए। देखिए अब देखो कितना सरल है कि अगर आपको लग रहा है कार्य चल रहा है तो दिमाग में क्या रखिए, आईएनजी लगाना है। अगर आपको लगे कार्य पूरा हो गया तो थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगर आपको लगा कार्य पूरा हो गया, उसको शुरू होने का समय दे रखा है, तभी क्या लगानी है? आईएनजी लगानी है। तो दो तो ये हो गया ना, यहां और इसमें, इन दोनों में एक ही रूल लग रहा है। तो अगर क्या हो रहे हैं, 18 वाक्य इसके बनते तो 18 इसके और 18 इसके, तो 36 वाक्यों में अब क्या लगा रहे हैं? आईएनजी। 36 वाक्य सब में आईएनजी लग रहा है। अब इसमें क्या बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत ज्यादा पेच नहीं है। कार्य पूरा हो गया, सब में थर्ड फॉर्म लगेगी। अब दिमाग में क्या रखेगा, केवल आपको फ्रेम रखना है। ये भी नहीं इसमें ता है ती है राहू,
काम अनिश्चित, फर्स्ट फॉर्म दो जगह को छोड़ के, कार्य चल रहा है दिमाग में बैठा दीजिए, आईएनजी लगानी है आंख बंद करके, कार्य पूरा हो गया थर्ड फॉर्म लगानी आंख बंद करके, और कार्य चल रहा है उसके शुरू होने का समय दिया गया तो अब थर्ड आपने क्या लग रहा है वर्ब पे आईएनजी लगाना है आंख बंद करके, कोई सोचना ही नहीं है। जैसे हिंदी में तो पेंच है ना कि इसमें क्या है, जैसे वहां हम बोलते रहा हूं तो वहां था रहा थे, वहां थे रहे होंगे, चुका है चुके थे चुके होंगे, है कंफ्यूजन। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं जा रहा हूं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जा रहा हूंगा, परफेक्ट में जा चुका हूं, जा चुका था, जा चुका हूंगा। कंफ्यूजन है? यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है, जा चुका हूं तब भी थर्ड फॉर्म, जा चुका था तब भी थर्ड फॉर्म, जा चुका हूंगा तब भी थर्ड फॉर्म, जा रहा हूं तब भी वर्ब पे आईएनजी लगेगा, जा रहा था तब भी वर्ब पे आईएनजी लगेगा, जा रहा हूंगा तब भी वर्ब पे क्या लगेगा आईएनजी लगेगा। मैं सुबह से जा रहा हूं तब भी वर्ब पे आईएनजी लगेगा, मैं सुबह से जा रहा था तब भी वर्ब पे आईएनजी लगेगा, और मैं सुबह से जा रहा हूंगा तभी वर्ब पे क्या लगेगा आईएनजी लगेगा। है ना, देखो इजी, बहुत इजी कंसेप्ट है, शायद दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इंडेफिनिट, सभी इंडेफिनिट में समय की स्थिति कोई भी हो और वाक्य की स्थिति कोई भी हो, सब में क्या लगेगा फर्स्ट फॉर्म दो जगह को छोड़ के, ये हम जब पढ़ेंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। कार्य की स्थिति अगर चल रही है, कार्य जारी है, तो समय की स्थिति कोई भी हो, कार्य की समय और आपका वाक्य की स्थिति कोई भी हो, सभी वर्ब में क्या लगेगा आईएनजी। अगर कार्य चल रहा है, परफेक्ट अगर कार्य पूरा हो गया सब में थर्ड फॉर्म लगेगी, और अगर कार्य चल रहा है उसके शुरू होने का समय दे रखा है तो सब में क्या लगेगा वर्ब पे आईएनजी लगेगा। शायद एक कंसेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले तरफ कि जब हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखेंगे तो उसका क्रम क्या होगा, और जब हम उसी का सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो उसका क्रम क्या होगा, मतलब किस क्रम में जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं राम स्कूल जाता है, हम बोलते हैं राम स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं किससे पहले आता है, जाता से पहले है, स्कूल के बाद आता है। क्या राम स्कूल जाता है तो इसमें क्या कहा रहा शुरू में, राम स्कूल क्यों जाता है बीच में आ रहा है। तो ये रूल के हिसाब से हो रहा है कि भाई जब हम नहीं बोलते हैं तो किसके बाद बोला जाएगा सॉरी, अगर हम निगेटिव बनाए तो नहीं कहां पे बोला जाएगा, अगर हम क्या बोल रहे हैं तो क्या कब कहां पे बोला जाएगा, अगर हम क्यों कब वाला बना रहे तो क्यों कब को कहां पे रखा जाएगा, अगर हम क्या का निगेटिव बना रहे तो क्या कब बोला जाएगा, नहीं कहां पे रखा जाएगा, और क्यों नहीं कब बना रहे हैं तो क्यों कब रखा जाएगा और नहीं कब रखा जाएगा। इसका एक क्या तरीका जो मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस है कि जब आप दाल बनाते हैं या चाय बनाते हैं तो पहले आप क्या रखते हैं, पानी रखते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या डालते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर उसे बॉईल करते हैं, फिर निकालते हैं। सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। दाल बना रहे हैं तो क्या करेंगे आप, पहले उसमें मसाले फ्राई करते हैं, फिर क्या करते हैं आप उसमें दाल डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, जिस तरह से एक मतलब सामान्य सा प्रोसेस है। वैसे यहाँ पे एक प्रोसेस है कि जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसका एक तरीका है बनाने का सेंटेंस को इंग्लिश में, अगर आप उसका उसी का निगेटिव बना तो उसका भी एक तरीका है, उस तरीके को जान लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी आपको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं। अब आते हैं अगले पड़ाव पे, वो है आपका सेंटेंस की स्थिति। देखिए सेंटेंस कितना बताया था आपको कि सेंटेंस हमारे पास 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार से, किस प्रकार से, पहला सेंटेंस कैसा था अफर्मेटिव। तो जब भी कोई आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी सकारात्मक वाक्य बोलते हैं तो उसका क्रम ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी अफर्मेटिव वाक्य को, किसी भी सकारात्मक वाक्य को इस क्रम में बोला जाता है इंग्लिश में। जब आप हिंदी से उसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फिर अगर आप उसी सेंटेंस का निगेटिव बना रहे हैं, उसी वाक्य का क्या बना रहे हैं निगेटिव, किसी भी, ये सब के लिए है, मतलब ये सेंटेंस फॉर्मेशन है किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किसको कब लिखा जाएगा। जैसे होता है ना जब आप जैसे क्रिकेट, आजकल आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट मैच देखते हो तो सेंटेंस है ना ओपनिंग ये करेंगे, ठीक है, उसके बाद 1 डाउन पे ही जाएगा, 2 डाउन पे जाएगा, 3 डाउन पे जाएगा, ठीक है, ओपनर बॉलर ही होगा, उसमें भलाई कई बार चेंज कर देते हैं क्योंकि वो आपके हाथ में है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, यहाँ फिक्स है, क्योंकि अगर आप इसमें क्रिकेट की तरह क्या करेंगे चेंज करेंगे तो सारा ही चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा सारा जैसे अगर क्या होता है ऑर्डर आप चेंज करते हो तो सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, वैसे यहाँ पे भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप ऑर्डर को बदल नहीं सकते, ये ऑर्डर फिक्स है, ठीक है। जैसे आप 1 में जाएंगे, फिर 2 में, फिर 3rd, 4th, इस तरह से एक सीक्वेंस फिक्स है, उस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट। अब इंटरोगेटिव फर्स्ट किसको कह रहे हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट किसको कह रहे हैं हम, ये तीसरा प्रकार का वाक्य, पहला प्रकार का, दूसरा, तीसरा। इंटरोगेटिव फर्स्ट कह रहे हैं जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या आता है, जिन वाक्यों के
प्रारंभ में क्या आता है? तो जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या आता है उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या आता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर चौथा इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड। सेकंड का मतलब समझ रहे होंगे, जिन वाक्यों के बीच में, जिन वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कैसे आदि आते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों के बीच में क्या आता है? क्यों, कब, कैसे आएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आदि। तो जिन वाक्यों के बीच में क्यों आ गया, कब आ गया, कैसे आदि, मतलब अन्य जैसे और भी आ सकते हैं, कहां आ गया, तो उस तरह से उसका सूत्र क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? WH। WH का मतलब इनकी इंग्लिश आएगी, क्यों की अंग्रेजी आएगी, कब की अंग्रेजी आएगी, कैसे। आप बोलेंगे WH क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो बीच में वाक्य शब्द आते हैं, तो जो बीच में शब्द आते हैं उनमें से मैक्सिमम की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? WH से। जैसे यहां पे देख लीजिए, जैसे हम कह रहे हैं कहां, तो कहां की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। WH से शुरू हो रहा है। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। क्या आ रहा है? WH। उसके बाद क्या? व्हाट। उसके बाद कैसे, इसमें केवल हाउ, एच बीच में आता है। ठीक है, उसके बाद आपने बोला क्यों, क्यों में भी क्या आ रहा है? वाई, WH। तो मैक्सिमम एक को छोड़ करके सब में क्या आ रहा है? शुरुआत में क्या आ रहा है? WH। तो इसको क्या कहते हैं? कॉमन है। WH क्या इनमें? कॉमन है। तो ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आते हैं बीच में आते हैं, इनमें जो इनकी जब स्पेलिंग लिखते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो इनकी जो स्पेलिंग शुरू होती है मैक्सिमम की किससे शुरू होती है? WH से। इसलिए इतने सारे ना लिखने पड़े, उससे बचने का तरीका क्या है कि हम where, when, what, how, why ना लिखें, केवल क्या लिख देते हैं? सिंबॉलिक WH। WH का मतलब जिनके जो वाक्य जो शब्द बीच में आते हैं प्रश्नवाचक होते हैं। और WH क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनमें से मैक्सिमम की जो स्पेलिंग होती है वो WH से ही शुरू होती है, इसलिए। उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जिसको आप पढ़ रहे हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये उसका सूत्र हो गया। तो जिन वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कैसे आएगा, सबसे पहले WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। WH समझ रहे हैं ये। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर पांचवां प्रकार देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट किसको कह रहे हैं? इसका नेगेटिव, ये तीसरे वाले का नेगेटिव। तो तीसरे वाले का नेगेटिव क्या है? जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या आता है तो इसका नेगेटिव बनेगा। तो देखो वही सूत्र लगेगा, केवल अंतर क्या है? इसमें क्या है? केवल इसमें क्या था? इंट्रोगेटिव था, नेगेटिव नहीं था, इसलिए इसमें नॉट नहीं था। यहां पर हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? नॉट को। लेकिन हमें उसकी जगह देखनी पड़ेगी, यहां पर हम क्या नहीं बोल रहे, लेकिन यहां पे देखो कैसे आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये दो है, ये टी है, ये प्लस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो देख सकते हैं, ये प्लस। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अंदर क्या है? यहाँ पर क्या है? नॉट। लेकिन नॉट की लोकेशन क्या है? सब्जेक्ट के बाद। किसका निगेटिव है? ये तीसरे वाले का निगेटिव, क्या नहीं। और फिर छठवां जो आपका वाक्य होगा वो होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड। अब सेकंड कौन सा? सेकंड ये था ना, ये आपका ये वाला। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए। किसका नेगेटिव? इसका। चौथे का नेगेटिव। तो इसका सूत्र क्या देखिए? WH। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब क्योंकि इसमें क्या है? नेगेटिव नहीं भी है तो नहीं को ऐड कर दें, क्योंकि देखो नॉट की स्थिति कब है? सब्जेक्ट के बाद। यहां पे भी नॉट क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये आपका सूत्र बन गया। ये है टेंस की कहानी। आगे आपको कोई भी अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनाएंगे आप, जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सॉरी, अगर उसी का आप निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा। ध्यान दीजिएगा लोकेशन,
सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान जो आपको दिमाग में बैठाना है कि कौन सी चीज कब आएगी, किसको कब रखा जाएगा। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं आप, कि जब कोई वीआईपी आते हैं तो पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, पहले कौन कहां पे बैठेगा, ठीक है, फिर कौन बोलेगा, ठीक है, फिर उनका क्रम क्या होगा, पहले कौन जाएगा फिर उसका कौन जाएगा। एक सीक्वेंस फिक्स होता है, नहीं तो क्या आ जाएगी, हौच पौच हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पे भी आपको एक सीक्वेंस में रहना पड़ेगा अगर चीजों को सिस्टमेटिकली और तरीके से समझना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, निगेटिव में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप उसी का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, क्या वाला, क्या मतलब जब वाक्य के शुरू में आएगा, जिन वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके आगे अंग्रेजी वर्ड लिखे। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखी जाती है, जबकि उसके बदले क्या के बदले क्या लिखा जाता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है इसको हम फिर डिस्कस करेंगे जब हम पहला टेंस पढ़ रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो उसके बदले व्हाट नहीं लिखा जाता है, उस क्या के बदले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। लेकिन जब किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, तो उसके बदले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते। जब किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है WH, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फिर जब हम पहले वाले क्या का निगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्रम होगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया। क्योंकि इसमें नहीं भी है इसलिए नहीं को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको जगह दे दी। लेकिन जगह हमें पता होनी चाहिए कहां पे देनी है उसकी। कोई बाहर से गेस्ट आ रहा है तो उसे हमें पता होना चाहिए इसको कहां ठहराना है, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, उसको गलत जगह ठहरा देंगे तो पूरी फैमिली का जो वो है रहने का तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हम क्या बनाते हैं, घर में गेस्ट रूम बनाते हैं, ताकि अगर बाहर से कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको उस गेस्ट रूम में सुलाया जाए, तो जो फैमिली का ऑर्डर जो जहां सोता है या रहता है, खाता पीता है, वो वहीं रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे घर में क्या नहीं है, गेस्ट रूम नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि अब गेस्ट आ गया तो फिर पूरी फैमिली का रहन सहन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, वैसे ही इसलिए उनके रूम पहले से बनाए गए हैं कि कौन कहां पे आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर जो क्यों वाला है, क्यों कब वाला है, उसके अगर निगेटिव बनाएंगे तो उसकी जगह फिक्स करिए, WH आएगा, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट की स्थिति फिक्स है, इसको यहीं पे रहना है, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इस क्रम में लिखे जाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया, सबने कहा था इंटरफेरेंट में क्या है। जैसे हम प्रेजेंट इंटरफेरेंट का बनाएंगे सपोज, तो प्रेजेंट इंटरफेरेंट में क्या आएगा, बोला था आपको कि भाई दो जगह को छोड़ के क्या आएगा, सब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो अफर्मेटिव में बोला था, लिखा था प्रेजेंट इंटरफेरेंट अफर्मेटिव और पास्ट इंटरफेरेंट अफर्मेटिव में नहीं आती है। तो यहाँ पर मतलब क्या आएगी, अफर्मेटिव में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, वर्ब पे एस और एस में लगेगा, और वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म भी आएगी। केवल अफर्मेटिव में होता है ऐसा, बाकी सब यहाँ भी क्या आएगा, देखो आंख बंद करिए, फर्स्ट 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 फर्स्ट, देखना ही नहीं आपको, क्योंकि इंटरफेरेंट में सब जगह फर्स्ट फॉर्म आती है, दो जगह छोड़ के, वो भी केवल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में नहीं आता दो जगह पे, क्या अफर्मेटिव तीन बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव और फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जितने भी टेंस बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे किसके, इंडेफिनिट के, सब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप कॉन्टिन्यूअस का बना रहे हैं तो देखो वहां क्या था, कुछ भी नहीं था, वहां सब में क्या लगा देंगे, आईएनजी। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बना रहे हैं अफर्मेटिव वाक्य, तो वर्ब पे आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव बना रहे तो वर्ब पे आईएनजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं आईएनजी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं आईएनजी। ठीक है, दूसरा ये बना रहे हैं इनमें आईएनजी। परफेक्ट बना रहे हैं किसी भी टेंस का, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं किसी भी टेंस का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो आईएनजी आईएनजी, वर्ब पे आईएनजी, वर्ब पे आईएनजी, वर्ब पे आईएनजी, वर्ब पे आईएनजी। और वहां पे क्या जाएगा, क्योंकि टाइम है तो सिंस फॉर भी ऐड कर देंगे, लेकिन वो पे आईएनजी रहेगा। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले पड़ाव पे, वो है आपका हेल्पिंग वर्ब। इसको यहां कंप्लीट कर देंगे, फिर हम अगले वीडियो में सीधा क्या पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे आपका पहला टेंस। तो इसमें एक चीज और बची, वो है हेल्पिंग वर्ब की स्थिति जो आपको आनी चाहिए, उसको देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास टेंस कितने बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब प्रेजेंट के कितने टेंस बन रहे हैं आपके पास, 4। ठीक है, पास्ट के भी कितने बनेंगे, 4, और फ्यूचर के कितने बनेंगे, 4। तो इसके सब कितने हुआ आपके पास, 12 टेंस हुए। तो जो आपके पास देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अब मैं टेंस वाक्य की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका पहला टेंस, क्योंकि इसमें क्या देखो, जब समय की स्थिति और कार्य की स्थिति,
प्रेजेंट समय और कार्य की स्थिति ये है, समय की स्थिति प्रेजेंट हो और कार्य की स्थिति क्या हो, अनिश्चित हो, तब क्या लगेगा देखिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू ऑब्लिक डज, इसको ऐसे करते हैं डज ऑब्लिक डू। देखो सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास दो तरह के कर्ता होंगे। कर्ता का मतलब क्या होता है, काम को करने वाला। कर्ता का मतलब क्या हुआ, अब इसको समझना पड़ेगा। कर्ता का मतलब काम को करने वाला, वो दो तरह के होंगे। एक होगा एक वचन, नाम से स्पष्ट देखो एक, और दूसरा होगा आपका बहुवचन, नाम से स्पष्ट है। बहु मतलब बहुत, बहुत से बना बहुवचन। तो जब काम करने वाला कर्ता एक ही होगा उसे बोलते हैं एक वचन, इसको कह देते हैं सिंगुलर नंबर, सिंगल। जैसे आप स्टेटस डालते हैं कई बार फेसबुक व्हाट्सएप पे, ठीक है, आई एम सिंगल, ठीक है, तो उस तरह से सिंगल अकेला सिंगुलर नंबर, और ज्यादा है तो प्लूरल नंबर। तो दो तरह के कर्ता होंगे हमारे पास। दो तरह के कर्ता कौन कौन से, एक होंगे आपके पास जो अकेले होंगे और एक होंगे जो एक से ज्यादा होंगे। तो अगर आपका कर्ता काम करने वाला मतलब सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट एक ही है, एक है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर नंबर। और मोर देन वन, मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा है तो उसे बोलेंगे आप प्लूरल। तो अगर आपका कर्ता एक ही है तो सिंगुलर नंबर, और कर्ता एक से मोर देन वन है, एक से ज्यादा, तो हम कहेंगे प्लूरल, बहुवचन। तो हेल्पिंग वर्ब भी इसी अकॉर्डिंग यूज होती है। जैसे आप कह सकते हैं प्रोनाउन के तौर पे जो सिंगुलर कौन कौन से होंगे आपके, जैसे आप कहते हैं ही, किसी एक लड़के के बदले यूज करते हैं, नाम के बदले, ठीक है। शी, किसी एक लड़की के नाम के बदले। इट, ठीक है, ये कोई एक प्रॉपर नाउन समझ, जैसे राम, ठीक है, कोई भी एक सिंगुलर नाउन, ठीक है, जैसे आपने कहा सीता, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। तो आपका क्या हो, ही शी इट, या कोई सिंगुलर नाउन मतलब जो सिंगल नाम हो, ठीक है। तो अगर सिंगल नाम है वो भी क्या आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ही शी इट, राम सीता, सिंगुलर नाउन क्या कहलाएंगे, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन, जो आपका संज्ञा होगी, जो कर्ता होगा, ठीक है, तो वो कहलाएंगे, ये आपका सिंगुलर हो गया। बहुवचन क्या होगा, इसमें आई भी है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आई का थोड़ा क्या है, डबल रोल है। डबल रोल इसलिए कह सकते हैं आप, क्योंकि कई बार ये सिंगुलर होता है, कई बार प्लूरल होता है। जैसे प्रेजेंट में किसके साथ में रहता है, प्लूरल में रहता है, ठीक है। वैसे जो आई है वो जनरली प्लूरल में ही रहता है, केवल किसको छोड़ करके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आई सिंगुलर में रहता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के लिए अलग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एम, इसलिए आई को छोड़ दीजिए। और जनरली जो आई होता है प्लूरल में ही रहता है, इसलिए हम उसको प्लूरल के साथ ही गिनते हैं। प्लूरल के मतलब जैसे यू, तुम, ठीक है, वी, दे, या मोर देन वन नाउन, या मोर देन वन नाउन, एक से ज्यादा अगर नाउन होंगे, जैसे आपने कहा राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बहुवचन बन जाएंगे। और यहाँ पर आई है, लेकिन आई क्या है, मैंने कह दिया आपको कि ये थोड़ा सा कई बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा, सिंगुलर के साथ बनेगा। तो जनरली आई को किसके साथ रखते हैं, प्लूरल में रखते हैं, तो लेकिन उसको दिमाग में रखिएगा। तो यू, वी, दे और मोर देन वन नाउन क्या होंगे, हमेशा प्लूरल होंगे, ध्यान दीजिएगा। यू में कंफ्यूजन है, क्योंकि यू हम अकेले आदमी को भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यू अकेले इंसान को भी बोला जाता है, लेकिन क्योंकि जब हम किसी सामने वाले से बात करते हैं तो उसे क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल समझिएगा, क्योंकि आप कहेंगे सर यू तो अकेले को बोलते हैं ना, तो जब यू अकेला है तो वो सिंगुलर में जाना चाहिए, और अगर ज्यादा है तब जाना चाहिए प्लूरल में। लेकिन यू हर बार, चाहे वो अकेला है तब भी बहुवचन में रहेगा, अगर ज्यादा है तब भी, आपको पता है सामने एक ही आदमी है, और हम फिर भी उसको क्या कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आर ही लगाएंगे, जबकि हमें पता है एक ही आदमी है, सिंगुलर है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, इसको देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आपके ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सामने देखिए, जो रूल बनते हैं ना वो भी समाज के हिसाब से ही बनते हैं, क्योंकि जो चीजें घटित हो रही थी उसके हिसाब से चीजें बनाई जाती हैं। अब यू बहुवचन क्यों है हर बार, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो ये नियम होता है, ये सामाजिकता है, जिसको कहते हैं सिविलाइजेशन, इसको कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि आपकी कर्टसी भी होती है, जिसको कहते हैं तमीज होती है, रिस्पेक्ट होती है, कि जब हम किसी सामने वाले से बात करते हैं उसे हम क्या करते हैं, तमीज से बात करते हैं। और जब भी हम किसी से तमीज से बात करते हैं तो उसे हम बहुवचन में ही बोलते हैं। जैसे देखिए, आप अपने पापा को बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, पापा आप कहाँ जा रहे हो, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, पापा एक ही ना, आपको पता है, तो क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं बोलते पापा आप कहाँ जा रहा है, बोलते हैं
नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं? पापा आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो जब कभी हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमेशा हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। मम्मी आप कहाँ जा रही हो? ठीक है, आप बोल दिया, तुम बहुवचन है। ठीक है, तो जब कभी भैया आप क्या कर रहे हो, आप बोला ना, यू बोला, जब यू बोलेंगे तो निश्चित तौर पर आप क्या लगाएंगे? बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। तो यू मतलब सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं, और जिससे आप बात करते हो सामने वाले क्या देते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए जब भी रिस्पेक्ट देंगे तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसलिए जब भी यू आएगा तो हमेशा बहुवचन के साथ ही जाएगा, चाहे वो अकेला है चाहे वो एक से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। तो यू हमेशा बहुवचन देगा। वी मैंने हम, ऑब्वियस बहुवचन है। दे मैंने वे, ये भी ज्यादा बहुवचन है। इसी में एक चीज और बता देता हूं आपको कि इसी में आपके पास एक और कंसेप्ट आएगा, वो आएगा पोर्शन का। पोर्शन का मतलब आपके पास एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, लेकिन उसको शायद हम थोड़ा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए हम उसको जब हम टेंस पढ़ रहे होंगे पहले वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको हेल्पिंग वर्ब पे चलते हैं। तो पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपके पास डज और डू। तो डज का प्रयोग कर रहे हैं हम सिंगुलर के साथ में, डू का प्रयोग कर रहे हैं प्लूरल के साथ में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, आर और एम। सिंपल सा देखिए, इज आएगी सिंगुलर में, आर आएगी प्लूरल में, एम आती है आई के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन। सिंपल है, सिंगुलर प्लूरल। अब एक इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग में होती है, सॉरी यहां पे प्रेजेंट पर हैव बीन नहीं आएगा, थोड़ा सा हैज और हैव यहां आएगा आपका हैज बीन या हैव बीन, सिंगुलर प्लूरल। क्लियर हो गया? अब देखिए अगला टेंस, अब इसको थोड़ा शॉर्ट करने लगे। पी आर मतलब प्रेजेंट, आईएनडी मतलब इंडेफिनिट। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको, इसलिए यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पे देखिए, पास्ट, पीटी में ना पास्ट, आईएनडी में ना इंडेफिनिट, इसकी होती है डिड, अकेली है, सब में लगेगी। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पीटी में ना पास्ट, सीओटी में ना कॉन्टिन्यूअस, इसकी होती है वाज और वर। ऑब्वियस है, सिंगुलर और प्लूरल। पास्ट परफेक्ट, शॉर्टकट में लिखा, ठीक है, इसकी होती है आपकी हैड, सिंगुलर। उसके बाद आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी होती है आपकी हैड बीन, ये भी सिंगल है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा हूं आपको। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको छोड़ दें, क्योंकि ये शुरू से कह रहा हूं इंडेफिनिट है, मतलब थोड़ा अपवाद है अफर्मेटिव में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर को छोड़ करके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर को छोड़कर, फ्यूचर में क्यों करें? क्योंकि फ्यूचर में बाद में बताऊंगा कि फ्यूचर में क्या होता है, मॉडल्स यूज होते हैं, विल और शेल यूज किए जाते हैं, और विल और शेल क्या है, मॉडल्स हैं। ठीक है, तो मॉडल का हम अलग से पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिक्स है, जो मॉडल एक बार इसके आ जाएगा, जैसे आई और वी के साथ क्या था, शेल आता है तो शेल ही आएगा सब में। आजकल हम मॉडर्न इंग्लिश में विल का प्रयोग भी करते हैं आई और वी के साथ में। ठीक है, और सभी के साथ में विल का प्रयोग कर रहे हैं आजकल के जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें। ठीक है, तो इसलिए उसको हम थोड़ा लेटर ऑन करेंगे। तो देखिए एक बहुत इजी कंसेप्ट, ध्यान से समझना, जरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। किसके एक ट्रिक है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट और एंड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस लिख रहा हूं मैं। फ्यूचर टेंस का मतलब पूरा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर मतलब पूरा फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस को छोड़कर
अभी एक बहुत अनपढ़ वाला तरीका बता रहा हूं, कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब, मतलब आपको अक्षर गिनने हैं। कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ आती है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में आती है, और अधिक अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब, अधिक अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर के साथ आती है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आती है। अब देखिए बहुत इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर को छोड़कर कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ आती है, और अधिक अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर, मतलब कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब कम लोगों के साथ में रहेगी, अधिक अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब अधिक लोगों के साथ में रहेगी। देखो अब देखो कैसे, किसको छोड़कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों छोड़, क्योंकि यहाँ पर डज लगा हुआ ना, ईएस है, तो यहाँ पर ज्यादा अक्षर वाली क्या है, कम के साथ है, और कम अक्षर वाली ज्यादा के साथ है, इसलिए कह रहा हूं इसको छोड़ दिए। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें कितने अक्षर हैं, 2, आई और एस। आर में कितने अक्षर हैं, 3, यहाँ पे 2 अक्षर है, यहाँ पे 3, 2 अक्षर वाला सिंगुलर के साथ में, 3 अक्षर वाला प्लूरल के साथ में। हैज कितने अक्षर हैं, 3, हैव में कितने अक्षर हैं, 4, कम वाला कम के साथ में, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैज बीन में कितने अक्षर हैं, 7, हैव बीन में कितने हैं, 8, 7 कम है सिंगुलर के साथ में जाएगा, 8 ज्यादा है प्लूरल के साथ में जाएगा। जैसे अब होता है ना, जब घर में क्या होता है भाई, अगर आपके पास 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में कम लोग हैं, एक ग्रुप में ज्यादा लोग हैं, तो अगर आपको कोई सामान आया तो आप क्या करेंगे कम, जो छोटा ग्रुप होगा उसमें कम सामान देंगे, जो ज्यादा बड़ा ग्रुप उसमें ज्यादा सामान देंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, अगर आपको पता है कि इस रूम में क्या 10 लोग हैं, इस रूम में 20 लोग हैं, तो उस रूम में आप कम सामान पहुंचाएंगे, उस रूम में ज्यादा पहुंचाएंगे, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर को छोड़ करके कि भाई अगर कम लोग हैं तो हेल्पर भी क्या चाहिए, कम चाहिए। सीधी भाई हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया है, क्रिया में सहायता कर, क्रिया मतलब काम, काम में जो हेल्प करने आते हैं। तो ये जो सहायक क्रिया क्या आते हैं, इसको ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये काम में हेल्प करने आते हैं। तो भाई अगर क्या है, काम करने वाले कम लोग हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए भी क्या आएंगे, कम लोग आएंगे, और काम करने वाले ज्यादा लोग हैं तो हेल्प करने वाले भी ज्यादा आएंगे। यहां पे देखिए, तो सिंपल सा कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर, अभी रटन कम वाला कम के साथ, अगर हेल्पिंग वर्ब में कम अक्षर है तो वो एक वचन में जाएगी, ज्यादा अक्षर है तो बहुवचन में जाएगी। देखिए यहाँ भी क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, अब देखिए इट डिड, अब सिंपल है यहाँ पर, क्योंकि अकेली हेल्पिंग वर्ब है तो सब में यही पड़ेगी ना। और आपने सुना होगा कि जो एक कहावत है कि 7 जो भाई थे उन्होंने एक जो तिल का बीज था वो भी आपस में बांट के खा लिया था। 7 भाई थे तो उन्होंने, जो 7 भाई थे उन्होंने क्या किया, जो एक अकेले एक छोटा सा तिल का बीज, आपको पता कितना छोटा होता है, ठीक है, उसका तेल निकलता है, तो जो तिल का बीज उसको आपस में बांट के खा लिया था। तो 7 भाई यहाँ पर ये भी है, देखिए आई, थोड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, देखिए आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये भी 7 भाई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो आई, वी, यू, दे, सी है, 7 भाइयों ने क्या किया, एक तिल के बीज को आपस में बांट के खा लिया। वैसे ये जो 7 भाई है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब के सब क्या करेंगे, इस डिड को ही बांटेंगे। क्यों बांटेंगे, क्योंकि ये अकेला है तो ये सबकी मदद करेगा बेचारा, क्योंकि ये अकेला है तो ये सबके साथ जाएगा, साथ के साथ में। फिर ये क्या, वज वर, वज में कितने अक्षर हैं, 3, कम के साथ में जाएगा, वर में कितने अक्षर हैं, 4, ज्यादा के साथ में जाएगा। देखिए परफेक्ट हैड, अकेला, फिर अकेला है तो क्या मजबूरी है, अकेला तो सबके साथ जाएगा, किसकी मजबूरी है। फिर देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन, ये भी क्योंकि अकेले हेल्पिंग वर्ब है तो सब में यही जाएगी, क्योंकि इसकी मजबूरी है, इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जहां ऑप्शन है वहां कम वाले कम के साथ जा रहे हैं, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ में जा रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर के भी बता देता हूं ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। उसको डिस्कशन कैसे यूज करते हैं उसमें बाद में कर लेंगे। ये भी क्लियर हो गया आपको। हेल्पिंग वर्ब लिख दिया आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, फ्यूचर। उसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर, पास्ट परफेक्ट की होती है हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है हैड बीन। और जल्दी से मैं आपको बता देता हूं फ्यूचर के बारे में भी, क्योंकि शायद वीडियो काफी बड़ा हो गया है। तो जो फ्यूचर है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या यूज करते हैं, मॉडल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो मॉडल यूज किया था वो करते हैं विल और शेल।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं विल बी ऑब्लिक शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं विल हैव ऑब्लिक शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये ज्यादा इजी है। यहां पर जो मॉडल्स का यूज किया जाता है, मॉडल यूज कर रहे हैं, ये मॉडल है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो मॉडल यूज होते हैं वो विल और शैल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो मॉडल यूज होते हैं विल बी शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो ये बहुत इजी है। देखो बी कॉमन है, सब में आएगा, हैव भी कॉमन है, सब में आएगा, हैव बीन भी कॉमन है, सब में आएगा। और जो विल और शैल का प्रयोग होता है आई और वी के साथ, वैसे जो रूल है वो देख लीजिए थे, जो ग्रामर में आज भी चलता है, ठीक है, वो है आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं आप, शैल का। और जो बाकी बचे उनके सबके साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का। बाकी कौन बचे, जैसे आपका ही, शी, इट, यू, दे, ठीक है, इन सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे। हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ हो गए। इन सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, सबके साथ ही किसका प्रयोग कर रहे हैं, हर किसी के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, विल का। तो बात का विषय है। वैसे ऐसा कुछ मायने में सही है, कुछ मायनों में ये कई प्रॉब्लम भी करेगा। जो हमारा सिस्टम है उसमें वो मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में जब हम फ्यूचर पढ़ेंगे। तो आई और वी के साथ प्रयोग करते हैं शैल का, बाकी सबके साथ विल का, ठीक है। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ क्या कर रहे हैं आजकल लोग, विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी समझ लीजिए आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, ठीक है, और बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। और ये आपका टेंस की रूपरेखा होगा। हम अगले वीडियो में पहला टेंस पढ़ेंगे, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। तो इसको थोड़ा दिमाग में लीजिए, क्योंकि टेंस का पूरा सार है, और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो टेंस आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।